Hello, I am Dr. Praveen Pushkar, Chief Urologist, RG Stone Urology and Laparoscopy Hospital, Faridabad. Today I will be talking about prostate cancer, यानी गदूद का कैंसर. First of all, what is prostate gland? Prostate एक ग्रंथि होती है जो कि मेल पेल्विस में पाई जाती है, जस्ट बियॉन्ड योर यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो हमारे पेशाब की थैली होती है उसके आगे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है. ये ग्लैंड हर मेल्स में, हर पुरुष में पाया जाता है. एक नॉर्मल प्रोस्टेट साइज जो होता है 18 से 20 ग्राम का होता है और विद एज इट हैज़ टू इंक्रीज इन साइज. इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है. इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग. जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ना ही बढ़ना है. अब प्रोस्टेट का साइज़ कितना भी बढ़ जाए ज़रूरी नहीं है कि ये आपको सिम्टम्स दे. हो सकता है ये सिम्टम्स दे, हो सकता है ना दे. इसीलिए केवल प्रोस्टेट साइज़ को लेके ट्रीटमेंट नहीं होता है. बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं जो कि किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड ये सब कराए होते हैं जिसमें प्रोस्टेट की साइज बढ़ी हुई लिखी होती है, जबकि उनको इस तरह साधारणतः कोई प्रोस्टेट की या फिर यूरिन में कोई दिक्कत नहीं होती है. तो वो चाहते हैं ट्रीटमेंट कराना, तो उन पेशेंट्स को इस चीज़ के ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है. तो फिर ट्रीटमेंट शुरू कब होता है? जब भी आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है और इसके कारण पेशाब में आपको कोई तकलीफ शुरू हो जाती है. प्रोस्टेट, इसमें दो बात समझना बहुत ज़रूरी है. एक तो कि नॉर्मल प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट जिसको BPH कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं, और एक प्रोस्टेट कैंसर होता है जो कि बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है जिसका ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन सब कुछ अलग होता है. प्रोस्टेट का जो नॉर्मली जो बढ़ता है वो हर मेल्स, हर पुरुष में बढ़ेगा, लेकिन कैंसर सब में पाया नहीं जाता है. तो फिर कैंसर का रिस्क फैक्टर्स क्या होता है, किस में ये अधिक पाया जाएगा? नॉर्मली ये एजिंग प्रोसेस है. जैसे जैसे प्रोस्टेट का हमारा एज बढ़ता है तो उस हिसाब से प्रोस्टेट के कैंसर के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं. अगर आपके फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर रन कर रहा है, यानी कि किसी भी आपके फादर में, ब्रदर में या फिर कोई अंकल्स में अगर प्रोस्टेट कैंसर पहले पाया गया है, तो चांसेस आप में ज़्यादा है कि आपको भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. बाकी जेनेटिक और एथनिसिटी में पाया जाता है, जिसमें ब्लैक्स में पाया जाता है. ऑब्वियसली वो इंडियंस में नहीं आते हैं. तो हमारे इंडियंस में जो चीज़ होता है वो है फैमिली, यानी कि अगर फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो हमारे में चांस बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है प्रोस्टेट कैंसर का. तो ऐसे में हम क्या करेंगे? सिम्टम्स क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर का? प्रोस्टेट कैंसर का एज सच कोई सिम्टम्स अलग से नहीं होता है. जैसे प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट का जो सिम्टम्स होते हैं, जिसमें पेशाब जल्दी जल्दी आना, पेशाब रोक ना पाना, रात को पेशाब के लिए उठना, पेशाब जब आप शुरू करते हैं तो टाइम लगना, पेशाब की एक बार धार शुरू हो जाती है तो धार टूटना, या फिर पेशाब करने के बाद फिर ड्रॉप करके पेशाब निकलना, ये सब कोई भी सिम्टम्स जो होते हैं जो कि नॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड इन्लार्जमेंट के कारण होते हैं, वही सेम सिम्टम्स आपको प्रोस्टेट कैंसर के भी मिलेंगे. लेकिन फिर प्रोस्टेट कैंसर का पता करें कैसे? जब भी आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स पेशाब में आते हैं, आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है. एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि रिकमेंडेड है कि 50 ईयर्स प्लस एवरी मेल, सारे पुरुषों को 2 साल में एटलीस्ट एक बार कराना चाहिए. अगर ये ब्लड टेस्ट का लेवल PSA का बढ़ रहा है तो चांसेस आपका काफ़ी बढ़ जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर आप में पाया जाए. तो नॉर्मली इवन इफ अगर आप अपने डॉक्टर से संपर्क ना भी कर रहे हैं, तब भी आप रूटीन टेस्ट जब साल में एक बार कराते हैं तो उसमें आप PSA टेस्ट अपना इंक्लूड कर सकते हैं. और अगर ये टेस्ट में रिपोर्ट्स में आपको बढ़ावा मिलता है या फिर हर साल के हिसाब से आपको लग रहा है कि मेरे रिपोर्ट में इसमें बढ़ रहा है, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें. वो देखेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर है या किसी और कारण से ये है. अगर PSA बढ़ावा मिलता है तो आपके यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर का डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए एक बायोप्सी की सलाह देंगे, जिसको ट्रस्ट गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी कहते हैं, जिसमें नीडल कोर्स से बहुत 12 से 16 पीस प्रोस्टेट के निकालते हैं और वो जांच में जाता है. 5 से 7 दिन लगता है जांच का रिपोर्ट आने में. उसके बाद आपका प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है ये डायग्नोज होता है. जैसे बाकी बॉडी में और सारे कैंसर्स होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स के भी इसी तरह के 4 स्टेजेस होते हैं. हमेशा याद रखिए कि अगर हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही पकड़ लें, यानी कि कैंसर एकदम प्रोस्टेट के अंदर है या जस्ट अभी बाहर निकलना शुरू हुआ है, तभी इसकी पूरी तरह से इलाज संभव है. और ये इलाज के बाद आगे भी आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो सबसे पहला ज़रूरत है कि हम इसको प्रोस्टेट कैंसर को फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में ही पकड़ें. उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ये सीरम PSA टेस्ट
साल या 2 साल में एक बार कराते रहने, और अगर कोई भी यूरिन के सिम्टम्स आए तो अपने आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। एक बार जब आपका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो गया बायोप्सी में, तब आपके यूरोलॉजिस्ट आपको हो सकता है MRI, पेट सीटी, बोन स्कैन के और आपको जांच करने के लिए एडवाइस करेंगे। वो जांच इसलिए कराते हैं ताकि कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है या प्रोस्टेट के बाहर बॉडी में कहीं और फैला हुआ है, ये जानने के लिए। अगर स्टेज 1 कैंसर है या फिर इनिशियल स्टेज का कैंसर है, दैट मीन्स कि प्रोस्टेट अभी कैंसर केवल प्रोस्टेट के अंदर है या जस्ट प्रोस्टेट के बाउंड्री पे है, तो उस समय इसका इलाज पूर्ण तरह से संभव है। सबसे जो बेस्ट इलाज इसका होता है आज की डेट में वो है प्रोस्टेक्टमी, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, जिसमें पूरे के पूरे प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है। अगर एक बार ये प्रोस्टेट निकल गया तो कैंसर उसी समय समाप्त हो जाता है। आगे आपको इसकी कोई और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ सालों की फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट कैसे होता है? आज से काफ़ी साल पहले हर सर्जरी ओपन सर्जरी होती थी। उसके लिए एक बड़ा सा चीरा, एक कट लगता था बॉडी में जिससे प्रोस्टेट निकलता था। उसके बाद लैप्रोस्कोपी सर्जरी आई जिसमें दूरबीन के थ्रू ये सर्जरी किया जाता था। उसमें भी लेकिन क्योंकि दूरबीन से करना ये सर्जरी काफ़ी जटिल है, इसलिए सारे डॉक्टर्स और सारे हॉस्पिटल्स में सर्जरी होती नहीं थी। अब जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट और सबसे फ्यूचर आया है इस चीज़ का वो है रोबोटिक सर्जरी। काफ़ी सालों से रोबोटिक सर्जरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया में थोड़े से कॉस्ट इश्यूज थे, इसलिए ये आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। अभी भी ये Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में नहीं आ पाया, केवल मेट्रो सिटीज़ में रोबोटिक सर्जरी आया है। इसके एडवांटेजेस क्या है रोबोटिक सर्जरी के? एक तो पेन बहुत कम होता है, आपको ब्लीडिंग बहुत कम होती है। जो हमारा जो विजन होता है, जिन आंखों से मैं सर्जरी कर रहा हूँ और जब मैं रोबोटिक करता हूँ तो वो एटलीस्ट 10 टाइम्स विजन की क्लैरिटी और मैग्निफिकेशन मुझे मिलती है। तो हर चीज़ जब सर्जरी के दौरान जो हमें देखना होता है उसकी क्लैरिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ऑब्वियसली इसका आपको एडवांटेज पेशेंट को मिलता है, ज़्यादा अच्छी सर्जरी हो पाती है, पेन कम होता है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे घट जाता है। 1 से 2 दिन तक के लिए ही पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। ब्लड लॉस बहुत ही कम होता है और इसके बाद और ऊपर से पूरे बॉडी में हार्डली 4 से 5 छोटे छोटे इंसिडेंस होते हैं, जो कि हार्डली 0.5 to 1 सेंटीमीटर के इंसिडेंस होते हैं, जिसको एक छोटे से टाँके लगे होते हैं। तो आपको ऊपर से पता भी नहीं चलेगा कि अंदर सर्जरी हुई है और आपकी इतनी जटिल सर्जरी हो जाती है। In RJ Institute of Robotic Surgery, we have got the latest robot in the country. With this latest robot, we offer you the most advanced robotic surgery in the most economical package. We do all the oncology surgeries like prostate cancer surgery, kidney cancer surgery, bladder cancer surgery, and also the reconstructive urology surgery. So if you have any of the symptoms as I told you, you can visit the nearest branch of RG Stone Hospital and visit the most experienced surgeons over there. Thank you so much and wish you a good health.